तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम करेंगे कोलंबस जब अमेरिका पहुंच गया। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था जो अमेरिका की सिविलाइजेशंस थी कोलंबस के पहुंचने से पहले। ठीक है, तो जारी बात है ये कुछ उधर अवेलेबल भी थी जब कोलंबस उधर अमेरिका में पहुंचता है। वजह क्या होती है, हम देखते हैं कि यूरोप आपस में बहुत ज़्यादा लड़ रहा था। ठीक है, जंगें हो रही थी आपस में इनकी और थ्योरीज नई नई डेवलप हो रही थी। उससे पहले रोमन अम्पायर फॉल हो गया था, डार्क एजेस चल रही थी। उसके बाद साइंटिफिक रेवोल्यूशन वगैरह इस तरह की चीज़ें आनी शुरू होती हैं, एज ऑफ रीज़न आना शुरू होती है, लोग अथॉरिटीज़ को चैलेंज करना शुरू करते हैं। ठीक है, ऊपर से जो क्रिश्चियंस थे उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है। ठीक है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो थे उनकी आपस की लड़ाई। उसके बाद हम देखते हैं कि सल्तनत उस्मानिया जो थी, ठीक है, वो इधर ईस्ट साइड पे ट्रेड को नहीं आने दे रही थी, मतलब ज़्यादा उन पर टैक्स लगाती थी, उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही थी। तो उन्होंने सोचा था फिर अब इंडिया वाली साइड पे अगर निकलना है आपने ट्रेड करने के लिए, सारी बात है बहुत बड़ी मार्केट थी इंडिया और चाइना जो थी, इस तरफ ट्रेड यूरोप का ट्रेंड ज़्यादा था, अमेरिका वाली साइड तो अभी डिस्कवर ही नहीं हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि खुश्की के हिस्से को छोड़ के ना अब समुद्री रास्ता को इंडिया की तरफ देखते हैं। तो कोलंबस ने, उससे पहले मार्को पोलो की डेथ हो गई थी तकरीबन 150-60 साल पहले इसके कोलंबस से। उसने अपनी बुक में लिखा था कि तकरीबन 1500 किलोमीटर अगर हम जाएं ना वेस्ट की तरफ तो इंडिया आ सकता है। तो हमें अपनी ट्रेड वगैरह हम शिप के जरिए लेके जा सकते हैं और सल्तनत उस्मानिया और इन साइड से हमें गुजरना नहीं पड़ेगा, हमारे टैक्स वगैरह बच जाएंगे। तो 1492 में ये निकलता है कोलंबस, तो दूसरी साइड ये निकलता है अलोंग द इक्वेटर, ईस्ट से वेस्ट साइड पे जा रहा होता है। वास्को डे गामा 1498 में वो निकलता है अलोंग द मेरिडियन लाइन जो होती है, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ निकलता है वो। तो साउथ अफ्रीका से होता हुआ, केप टाउन से होता हुआ वो इंडिया पहुंचता है। वो कौन से हम देखते हैं कि सभी इंडिया में सबसे पहले किसने कब्जा किया, पुर्तगीज़ जो थे। तो क्रिस्टोफर कोलंबस को ये बात उसकी मार्को पोलो की अच्छी लग रही कि 1500 किलोमीटर पे जाके आ सकता है इंडिया। तो ये नेवी में था इटालियन को इसने कहा, इटालियन ने मना कर दिया कि हम नहीं इतना खर्चादारी बात लेके जा सकते, पूरा उस पर एक्सपेंस होना था, शिप चाहिए, शिप पे चलाने के लिए आपको राशन रखना पड़ेगा, तो बंदे थोड़े बहुत आर्मी के कोई लड़ने वाले देने पड़ेंगे, क्रू मेंबर देने पड़ेंगे। तो उसके बाद वो जाता है इटली वालों के पास, वो कहता है कि नहीं, पुर्तगीज़ के पास जाता है 1980 की दिहाई में, वो भी इनकार कर देते हैं कि हमने नहीं जाना। तो स्पेन का किंग है वो भी इनकार कर देता है। स्पेन की जो क्वीन होती है ना, कोलंबस उसके पास चला जाता है, क्वीन को जाके काफ़ी लालच देता है कि उधर गोल्ड हीरे जवाहरात होंगे, नई नई चीज़ें हम वहाँ से लेके आएंगे। तो इन शॉर्ट ना उसने क्वीन को अपने कब्ज़े में कर लिया, क्वीन उसकी बात मान गई, उसने जाके बादशाह को मना लिया। आखिरकार स्पेन ने कहा कि जी हम अपने जहाज़ भेज देंगे। तो डिसाइड हुआ 3 अगस्त 1492 को जहाज़ निकलने थे, 3 जहाज़ निकले। ठीक है, सेंटा मारिया, पिंटा और नीना, ये उन्होंने अपने लोकल नाम उनको दिए हुए थे जहाज़ों को। तो 90 बंदे जो पहले सफ़र पे निकले, 90 में, तो इन्होंने 70 दिन का मुसलसल सफ़र किया समंदर पे ऑन द अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन को हम देखते हैं कि उस पर तूफ़ान वगैरह ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू पैसिफिक ओशन। तो 70 दिन लगे इनको। 12 अक्टूबर 1492 में जाके ये इनको लैंड नज़र आना शुरू हुई दूर से जाके। तो इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। टायरा मतलब टेरिटरी, ज़मीन, आइलैंड नज़र आ रहा है। तो जहाँ पे जाके वो रुके, आज मौजूदा वहाँ पे कंट्री है बहामास। ठीक है, उसको सेंटो डोमिंगो भी ये कहते हैं, जो फर्स्ट अब इन्होंने जाके कॉलोनी बनाई। तो उस साइड पे जाके पहली कॉलोनी किसकी बनी है, स्पेन वालों की। उन्होंने फर्स्ट अपना जहाज़ भेजे थे शिप के, क्रिस्टोफर कोलंबस के। उन्होंने फिर जाके गिफ्ट वगैरह दिए, जो रेड इंडियन कहा जाता है। तो कोलंबस ने उनको रेड कैप्स दी,
जो लोकल इंडियन उनसे मिले। जारी बात है जब बंदा फर्स्ट टाइम किसी से मिलता है, गिफ्ट वगैरह एक्सचेंज करता है, उनसे गुफ्तगू करने की कोशिश करता है ताकि ताल्लुकात ज़्यादा बढ़ें, अच्छे इन्वायरमेंट में गुफ्तगू हो सके। तो जिस तरह की उनकी स्किन थी ब्लैक, ठीक है, तो उन्होंने उन्हें कहा ये समझे कि यही इंडिया हम पहुँच गए हैं, ठीक है, तो उनको रेड इंडियंस का नाम दिया, इसीलिए उनमें शुरू में रेड इंडियंस उनको कहा जाता था। तो बाद में जैसे जैसे वो आगे सफ़र करना शुरू करते हैं वो देखते हैं कि नहीं आगे भी समुंदर है, ठीक है। जैसे वो पैसिफिक ओशन में आते हैं उनको समझ आती है कि ये अभी हम इंडिया या जापान नहीं पहुँचे, ये अभी पीछे फिर रहे हैं, अभी आगे एरिया और भी आएगा। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपनी कॉलोनी वहीं पे बनानी शुरू कर दी, ठीक है। आगे डच की कुछ सेटलर्स जो हैं वो फिलिपीन तक भी गए, ठीक है, लेकिन वो हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। तो इन्होंने जाके वहाँ पे पहली कॉलोनी बनाई, स्पेन वालों ने। वापस आया कोलंबस, अब उन्होंने स्टोरी बताई, इतना सफ़र है, इतने दिन लगे जाने में, माहौल कैसा है उधर, क्या क्या है, कुछ सोना जेवरात वगैरह वहाँ से। जारी बात है जो गए थे लड़के भी उनसे वापस भी लेके आए कि अपने दिखाया जाके बादशाह को ये चीज़ें हैं, उसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन देना शुरू की, और यही इन्फॉर्मेशन बाकी यूरोप में फैलती गई, ठीक है, कि इस तरह का एरिया है, वहाँ पे जाया जाए, नई लैंड है, ठीक है, वहाँ पे जाके सेटलमेंट कीजिए। यूरोपियंस जो वो सबसे ज़्यादा डेवलप थे, अमेरिकन उस साइड पे जारी बात है इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थे। अगर वो डेवलप होते तो वो कॉलोनी उधर बनती ही क्यों, ठीक है। तो उसके बाद फिर फ्रेंच हैं, उन्होंने वो भी पहुँचे, फ्रेंच पहुँचे थे ईस्टर्न कनाडा साइड पे, ठीक है, कनाडा अमेरिका के ऊपर है, ठीक है, उस साइड पे जाके पहुँचे। उन्होंने अपनी बनाई, चार्ल्स डी कैम्पलेन उनका जो लीडर था फ्रेंच का, जो उनके वोवेज कहते हैं समुद्री सफ़र को लीड कर रहा था और लीडर था, ठीक है। वहाँ पहुँचा, उन्होंने टेरिटरी अपने कब्ज़े में की। जो लोकल बंदे थे उनको तो नहीं पता था कि ये सेटलमेंट्स क्यों करने आ रहे हैं इधर, ठीक है, उनको तो यही था कि कुछ चीज़ें लेके आएंगे, कुछ चीज़ें हमसे ले जाएंगे, ट्रेड होती रहेगी। जैसा कि इधर ब्रिटिश में आए, ब्रिटिश इधर आया था इंडिया में, ठीक है, बंगाल वाली साइड से आए और उन्होंने आस्ता आस्ता ट्रेड की लालच दी थी, ट्रेड करते रहे, बादशाह को गिफ्ट देते थे। उस तो बाद क्या बादशाह को जब उधर से तोहफा लेके आते थे इंग्लैंड से, तो बादशाह कहता था बदले में आपको क्या चाहिए, मांगे हजूर, जो आपको कहेंगे आपको मिलेगा। हीरे जवाहरात नहीं चाहिए थे उनको, उनको चाहिए थी लैंड। वो कहते थे हमें इतना एरिया दे दो, यहाँ पे हम अपनी कंपनी वगैरह बनाएंगे, सेटलमेंट करेंगे, रह लेंगे। तो बादशाह कहता था ठीक है, इतना एरिया आपको दे देते हैं रहने के लिए। वो तो हीरे जवाहरात देने के लिए मुगल बादशाह तैयार बैठे होते थे, ठीक है। तो इसी तरह फिर फ्रांस ने सेटलमेंट की जाके ईस्टर्न कनाडा साइड, ठीक है। और ईस्टर्न कनाडा के साथ नीचे हम देखते हैं डच वगैरह, जो दूसरे कंट्रीज थे, पुर्तगीज़, डच वगैरह, जब पुर्तगीज़ इधर पहुंचे हैं इंडिया में तो उधर भी वो पहुंचे, ठीक है। उन्होंने अपनी कॉलोनी बना के शुरू की जाके न्यूयॉर्क, कनेक्टिकट, न्यू हैम्पशायर, ठीक है, जो कनाडा से नीचे वाली जो रियासतें थी ना अमेरिका की, उनको जाके डच ने और पुर्तगीज़ जो थे उन्होंने अपनी उनको कॉलोनी बनाना शुरू कर, अपनी सेटलमेंट की, ठीक है। फ्रांस के है एक, उन्होंने जाके अपनी सेटलमेंट करना शुरू की। उसके बाद ब्रिटिश जाते हैं, ब्रिटिश ये काफ़ी एरिए उनको जगह नहीं मिल रही होती, कौन सी जगह पे जाके हम कब्ज़ा करें। सारी बात है स्पेन वाले भी पहुंच गए थे, फ्रांस वाले भी पहुंच गए थे, पुर्तगीज़ भी पहुंच गए थे, स्वीडन के भी कुछ ग्रुप पहुंच गए थे, वो लेकिन इतने कम स्टेबल नहीं थे कि अपने आप को वहाँ पे स्टेबल कर सकें। कुछ ग्रुपों को तो लोकल बंदों ने भी मार के भगा दिया था। तो इन्होंने उधर जाके अपने कुछ रूल्स बनाना शुरू किए। तो ब्रिटिश ने जाके, जारी बात है ये सबसे डेवलप्ड ब्रिटिश थे, ये जहाँ पे जाते थे अपने आइन कानून रूल्स वगैरह लेके चलते थे। इन्होंने सबसे पहले अमेरिका में जिस टाउन पे जाके कॉलोनी बनाई उसको नाम दिया जेम्स टाउन का, क्योंकि ब्रिटिश में उस टाइम जो किंग था वो किंग जेम्स था, किंग सर जेम्स, तो उसके नाम पे उन्होंने जेम्स टाउन रख दिया। वो आज की उस स्टेट बनती है वर्जीनिया स्टेट जो है अमेरिका की, वहाँ पे जाकर ब्रिटिश बैठे वर्जीनिया। और वर्जीनिया में जो पहला बच्चा पैदा हुआ फजल रहमान, उसका नाम उन्होंने रखा वर्जीनिया डेयर, DARE, ठीक है। उनका किंग का क्या नाम है सर जेम्स, उसी के नाम पे उन्होंने जेम्स टाउन रखा हुआ है वर्जीनिया में।
ठीक है, डच भी पहुंच गए, आपने देखा न्यू जर्सी, कनेक्टिकट, डिलावर। लेकिन इंग्लैंड आस्ता आस्ता इनसे ले लेता था। क्या करता था, लोकल बंदों को उनके अगेंस्ट कर देता था, लोकल बंदों की फेवर ज़्यादा लेता था। तो इन्होंने अपना जाके चार्टर दिया, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन जेम्स टाउन चार्टर 1606 में। आप इधर अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री को साथ कंपेयर करते जाएं तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी इधर ब्रिटिश में इधर आ गई थी, सब कॉन्टिनेंट में, इंडो पाक में। 1606 जेम्स टाउन चार्टर। 1608 में इधर आए थे, विलियम हाकन आया था, वो क्या नाम है, एक्टर पे विलियम हाकिंग, बिल्कुल। सूरत पे विलियम हाकन एक्टर, उसका फिल्म का नाम था, तो बात वैसे हम ऑब्जेक्टिव टाइप को देखते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो इधर इंडिया में आई है तो वो 1600 में आई है पूरे। 1600। ठीक है, इसको साथ साथ लेक्चर में आप ऑब्जेक्टिव भी देखते जाएंगे और साथ उनको भी देखते जाएंगे कि उस टाइम इधर क्या चल रहा था थोड़ा बहुत। ठीक है, जेम्स टाउन चार्टर बन गया, उन्होंने अपने सेटअप बनाना शुरू किया। उसके मुताबिक उन्होंने सबसे पहले बनाई वर्जीनिया कंपनी ऑफ प्लेमाउथ, जो कि जेम्स टाउन में बनाई। ठीक है, उसी की दूसरी शाख इन्होंने बनाई वर्जीनिया कंपनी ऑफ लंदन। ये प्राइवेट जो ट्रेडर थे उनको बहुत ज़्यादा इनकरेज करते थे। ठीक है, कि आप आएँ। ज़्यादातर फर की ट्रेड होती थी, फर कहते हैं ऊन, खाल वगैरह जो होती है जानवरों की। ठीक है, ज़्यादा सख्त मौसम था, सारी बात है, ईस्टर्न साइड पे, नॉर्दर्न साइड पे अगर अमेरिका की हम साइड पे देखते हैं तो ज़्यादा फर की ट्रेड होती थी। उसके बाद फिर टोबैको वगैरह की डिफरेंट जो है ट्रेड और भी शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा साथ अभी एक्ट आपने लिखने हैं तो एक्ट लिख लें जिसके मुताबिक उन्होंने अपनी ट्रेड को लीगलाइज कर लिया था। ठीक है, एक्ट ऑफ 1650, 1650, 1651, 1660, 1661 और 1696, 51, 51, 60, 61, 96। 61, 96। ठीक है, अब 96 का अगर आप एक्ट देखें उसमें आप हमें ग्लोरियस रेवोल्यूशन ब्रिटिश में हो चुका था। ठीक है, तो वो जो लोअर हाउस था उनका, हाउस ऑफ कॉमन, उनको काफ़ी ज़्यादा उन्होंने पावर दे दी थी, किंग्स की पावर कम कर दी थी, चर्च को पॉलिटिक्स से थोड़ा सा साइड पे कर दिया था उन्होंने इस रेवोल्यूशन के बाद। जब जॉन लूक ने कहा था कि ये मैंने बुक नहीं लिखी हुई है, पता नहीं किसने लिखी है। ठीक है, आप क्वेश्चन पूछा था ना वो कौन है जो भाग गया आदमी, तो ये वही ग्लोरियस रेवोल्यूशन था। ठीक है, इसको, इन एक्ट्स को उन्होंने नाम दिया था कॉटन एंड टोबैको एक्ट। ठीक है, मतलब कि कॉटन और टोबैको जितनी अमेरिका से जितनी भी जाएगी ना वो सिर्फ और सिर्फ लंदन में जाएगी। अब ये क्या इसका क्या मकसद था, वो फ्रेंच को नीचा दिखा रहे थे, सारी बात है। फ्रेंच के साथ इनकी इधर यूरोप में लड़ाइयाँ चल रही थी, कॉलोनियों में थोड़ी चल रही थी, यूरोप में इनकी लड़ाइयाँ जो है आपस में ज़्यादा चल रही थी। क्या बात है सर, ग्लोरियस रेवोल्यूशन कब पूछ रहा था? 1688 में आया था, 1688। मेरे ख्याल से सर ये ब्रिटिश इंग्लिश के वो नहीं आता है, काफी मैंने थोड़ा देखा था ग्लोरियस रेवोल्यूशन। एक कैप एक्ट आया था उनका। ठीक है, कैप एक्ट ये था कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट्स को अपनी कैप्स आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ये छोटी छोटी चीज़ें वो इसलिए कर रहे थे, ज़्यादा कमोडिटी थी ही नहीं, बहुत लिमिटेड चीज़ें होती थी। ठीक है, अब ये थोड़ी है मेकअप का सामान, किचन की चीज़ें, वॉशरूम की चीज़, ये तो बाद में जाके जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया उस टाइम डेवलप होना शुरू हुई है। ठीक है, ट्रेड कर ली, फ़र की कर ली। फ़र क्यों ज़रूरी है, सारी बात है, मौसम सख्त होता था, जैकेट्स वगैरह बनाने के लिए लेदर की डिफरेंट इस तरह की चीज़ें, अपना ग्लव्स वगैरह बनाने के लिए, मफलर वगैरह बनाने के लिए ये चीज़ें चाहिए होती थी। बाकी खाने पीने के लिए चीज़ें चाहिए होती, और उन्हीं फर के वो आप जूते भी बना सकते थे। ठीक है, ये चमड़े के जूते बनाए, तो लिमिटेड उनकी चीज़ें होती थी, डेली यूज़ की जो लिमिटेड चीज़ें होती थी। बाकी जो थोड़े बहुत एरियाज़ थे जो हम देखेंगे साउदर्न साइड पे, वहाँ पे एग्रीकल्चर था, वहाँ पे उन्होंने टोबैको और शुगर, गन्ना, इसकी जो काश्त करना शुरू की। ठीक है, और ये काश्त क्या करते थे, सारी उधर से करके जाती एंड पे यूरोप में थी।
ब्रिटिश लंदन में वहाँ पे लेके जाते थे, जैसे इंडिया से चीज़ें उठाकर यहाँ पे वापस लंदन ले जाके थे, ठीक है। और इन वहाँ पे सारी बात है, एग्रीकल्चर भी करनी है, डिफरेंट चीज़ें भी हैं, तो इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए आपको हैवी लेबर चाहिए, तो लेबर जो है वो अफ्रीका से लेके आते थे, ठीक है। पुर्तगीज़ भी, डच भी और ये ब्रिटिश भी, ये सारे अपनी लेबर वहाँ से लेके आते थे और वहाँ से ये अपना चलाते थे। बेसिकली मेरा सवाल ये है कि ये जो इन कंपनीज बनाई, मतलब वर्जीनिया कंपनी ऑफ प्लेमाउथ बाद में वर्जीनिया कंपनी ऑफ लंदन बनी, ये प्राइवेट कंपनी थी, प्राइवेट कंपनीज थी। मतलब जो प्लेमाउथ कंपनी है ये यहाँ से रॉ अमेरिका में, मटेरियल, हाँ। मतलब यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाती थी, और जो वर्जीनिया कंपनी ऑफ लंदन है वो वहाँ पे मैन्युफैक्चर करती थी, मैन्युफैक्चर करती थी और आगे डिस्ट्रीब्यूट करती थी, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग और कंट्रोल सारा जो, डिस्ट्रीब्यूशन उसके दिन है। हाँ कंट्रोल उधर सारा ये कंपनी का है। ठीक है। और ये एक्ट्स जो हैं इनके इन्होंने ऑब्जेक्टिव जो पीछे एम था वो यहाँ से रॉ मटेरियल इकट्ठा करना, लीगलाइज तरीके से, Legalize। अदरवाइज तो बंदा वो कहते हैं ना कि बदमाशी से भी उठा के लेके जा सकते थे, बंदों को मार देते, उन्होंने लीगलाइज कर दिया लोगों को कि जी ये चार्टर है, ये कानून है, इसके मुताबिक चलेंगे, ठीक है। आपको हम जैसे थोड़ी सी अवेयरनेस भी देंगे। इसके अलावा जो सारी बात है चर्च की, वो अच्छी चीज़ें साथ लेके गए थे बाइबल की उस टाइम, वो भी उन्होंने समझाना शुरू किया कि जी आपस में सोसाइटी क्या होती है, रहना कैसे है, भाईचारे के साथ कैसे रह सकते हैं, वहाँ के लोगों पीसफुल को, सोसाइटी, मतलब ठीक वहाँ है। के लोगों को उन्होंने ये इंसेंटिव्स थोड़े थोड़े दे के एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। शुरू में ऐसा ही होता है कि आप पहले उनके साथ दोस्तियां करने शुरू करते हो, जी। अपना असर और रसूख इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू करते हो, जी। एक टाइम पे आपके जाके देखते हो कि अब मैं इनको कंट्रोल कर सकता हूँ, फिर आप अपने आप को अथॉरिटी डिक्लेयर कर मतलब देते हो, आप हमें रॉ मटेरियल दें, हम आपको पैसा देते हैं, इससे आपके आपकी सेटलमेंट भी बेहतर करेंगे, होंगे। हाँ। ठीक है, मैं इंडस्ट्रीज भी लगाएंगे, उस सब कुछ चर्च करेंगे। वगैरह भी बनाने शुरू कर दिए, जी। जब सारे कैथोलिक बिलीव वाले गए हैं उन्होंने चर्च भी बनाने शुरू कर दिए, ठीक है। तबलीग शुरू कर दी, ठीक है। जैसे हमारे इधर सूफिया इकराम थे, उन्होंने अपनी दीन की तबलीग करना शुरू कर दी थी, तो लोग उनकी इन चीज़ों से भी मुतासर थे, कल ही ट्रेड नहीं ना देख रहे थे वो, ठीक है। ट्रेड तो साइड पे हो रही थी, ट्रेड सर ट्रेड में वो लोग कॉटन और टबैको क्यों ज़्यादा नहीं देते थे? ये टोबैको वगैरह की सारी बात है, उस टाइम कंजप्शन ज़्यादा थी, शुगर, कॉटन, टोबैको, ये चीज़ें की तो प्रोडक्शन थी और उसकी कंजप्शन भी ज़्यादा थी। शुगर आपको चाहिए होती थी बहुत सारी चीज़ों खाने वगैरह में। एक अमेरिकन हिस्ट्री में आता है थैंक्स गिविंग, यस, ठीक है। उस पे वो अक्सर वो टर्की एक जो बर्ड है उसको ज़िबा करते हैं और उसकी दावत की जाती है, जैसे कि हमारे ईद उल अज़हा पे बकरा की या गाय की कुर्बानी करके दावत करते हैं दोस्तों की, रिश्तेदारों की। वो भी यही था कि सारी बात है, जब इधर से वो गए थे कैथोलिक चर्च वाले, ठीक है, तो उन्होंने जाकर उधर उनको मुश्किलात आ रही थी, बर्फ़बारी ज़्यादा थी, उस हालात में उनको रहना मुश्किल हो रहा था, तो लोकल जो नेटिव अमेरिकन थे उन्होंने उनको अकोमोडेट किया, ठीक है। उनको बताया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़िश, ठीक है, कॉर्न फिश वगैरह इस तरह की चीज़ें खाएंगे और टर्की, प्लेमाउथ, ये चीज़ें खा के आप अपने आप को गर्म रखेंगे। और उन्होंने उनको सेटलमेंट्स भी दी थी, अपने घरों में सेटल भी किया था कि जितनी देर माहौल अभी ठीक नहीं होता, मौसम अभी सर्द रहेगा तो आप हमारे साथ रह सकते हैं, ठीक है। उनको सारी बातें घर में बुलाया और दावत भी दी, तो इसी उनकी नोबेलिटी को, उनकी सखावत को देख के उन्होंने इस चीज़ को नाम दे दिया थैंक्स गिविंग का। और ये अक्सर आई थिंक नवंबर में सेलिब्रेट किया जाता है अमेरिका में, जब हमारे तो अक्सर पंजाब में होता है ना, जब गंदम की फसल काट ली जाती है तो फिर मेले वगैरह शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ पे जब इनका भी हार्वेस्टिंग से है, जब हार्वेस्टिंग ख़त्म होती है तो फिर वो थैंक्स गिविंग अपना सेलिब्रेट करते हैं। सारी बात है, एक अनाज आया होता है डिफरेंट सोर्सेज से, गंदम वगैरह को, इससे हार्वेस्टिंग जब आप करते हो तो फिर वो इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि सबकी दावत भी करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जिसने उसको ट्रेडिंग करनी है या बेचना है, उसके बाद वो उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकता है। तो ब्रिटिश और जो फ्रेंच थे, ठीक है, इनका मुकाबला ज़्यादा था उधर एज़ कम्पेयर टू स्पेन। स्पेन थे नीचे वाली मैक्सिको वाली साइड पे, मोन्टेजुमा जो हमने देखा था, ठीक है, उनको जाके इन्होंने काबू कर लिया था। और नीचे पीरू वाली साइड जो थी, पीरू, चिली, जो साउथ अमेरिका के जो कंट्रीज़ हैं, ये वहाँ पे ज़्यादा रहना शुरू कर दिए थे,
तो स्पेन का कम है जिक्र, स्टेट्स कम स्पेन के पास थी अभी, जो कि अमेरिका ने उनसे ख़रीद ली थी, ठीक है। तो मेन जो दो पार्टी रह गई थी इस टाइम में, वो थी फ्रेंच और ब्रिटिश, ठीक है। फ्रेंच थे ऊपर वाली साइड पे, ये कनाडा वाली, ठीक है, और चंद एक इन्होंने ली हुई थी नीचे वाली, न्यूयॉर्क वगैरह इस तरह की जो स्टेट्स थी वो इनके कब्जे में थी, और नीचे वर्जीनिया, वेस्ट वर्जीनिया, ठीक है, जॉर्जिया तक ये जो स्टेट्स थी ये सारी ब्रिटिश के पास थी। तो लड़ाई जाके कहाँ से शुरू होती है, यहाँ से हमारा अपना यूएस अपनी हिस्ट्री को देखा ना, इंडो पाक हिस्ट्री को, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा। यहाँ पे आपको पार्टियाँ ज़्यादा मिलेंगी, और जो जिन्होंने बाहर से आके कलोनाइज किया है आपको, वो एक पार्टी है ब्रिटिश, ठीक है, उनकी सुपरमेसी है। तो उधर जो थी पार्टियाँ दो थी, कंट्री एक था अमेरिका, पार्टियाँ दो थी, फ्रेंच और ब्रिटिश, ठीक है। तो लड़ाई जाके शुरू हो जाती है ओहायो वैली में, ऐसे नहीं शुरू होती। आप ये इसको एक टाइटल देंगे, फ्रेंच इंडियन वॉर्स। वो इससे डायरेक्ट नहीं पूछ सकता, वो आपको फ्रेंच इंडियन वॉर का हवाला ले सकता है आपसे। फ्रेंच इंडियन वॉर्स क्या थी? फ्रेंच इंडियन वॉर्स वो एक सीरीज़ थी जंगों की, जो कि ब्रिटिश और फ्रांस की यूरोप में हुई थी, ठीक है। सबसे पहली हुई थी किंग विलियम्स वॉर, वो हुई थी 1689 से लेकर 1697 तक, 7-8 साल ये चलती रही है, ठीक है। उसके बाद क्वीन एनी वॉर, ANNE, एनी। और तीसरे नंबर पे आती है किंग जॉर्ज वॉर, 1744 से लेकर 1748 तक। ये तीनों जंगें हुई, ठीक है। तीनों जंगें ट्रीटीज़ के जाके मुआहदे हुए, एंड पे जाके जंगें ख़त्म भी होती गई। ये जंगें कोई लार्ज स्केल पे नहीं थी कि इस स्केल पे भी बांधी ना हो सके, और इसलिए कोई क्लियर विक्टर भी नहीं था कि जी मैं इस जंग से जीता हूँ। दोनों का नुकसान हुआ था, ठीक है। तो दोनों जंगी चल, सबसे पहले फिर जो इधर जाके अमेरिका में इनकी लड़ाई होती है वो है 7 ईयर वार्स। ये 3 वार्स हैं, ये हम रेफरेंस देते हैं कि ये दोनों पार्टियां पहले यूरोप में लड़ रही थी, उसके बाद इन्होंने अमेरिका में जो लड़ाई शुरू हुई इनकी, जो वार शुरू हुई उसको हम कहते हैं 7 ईयर वार्स। 1756 से लेकर 1763 तक ये जंग चली है। जंग स्टार्ट कैसे होती है? कब से कब तक था सर? 1756 से लेकर 56 से 1763। ओहायो वैली, OHIO, अमेरिका की स्टेट है आज भी, जिधर से ट्रम्प इलेक्ट होके आया था, ठीक है। तो ओहायो वैली में अब आस्ता आस्ता जारी बात है, जो ईस्टर्न साइड थी ना अमेरिका की, उन्होंने कब्जा कर लिया था, और इनको ज़्यादा चाहिए भी ईस्टर्न साइड थी। उसकी वजह ये थी कि वहाँ पे समुंदर लगता था आके, ईस्टर्न साइड पे अपनी रियासत पे होता था, वहीं से अपनी ट्रेड को सिक्योर कर सकते थे, ठीक है। अगर वहाँ से समुंदर का रास्ता नहीं है, दूसरे मुल्क के पास है, वो आपको ट्रेड नहीं करने देगा। अब इन्होंने अमेरिका के वेस्ट की तरफ दूसरी साइड पे, ये दूसरी रियासतें हैं, वहाँ पे मूव करना शुरू कर दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया अपने कब्ज़े में किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा एरिया अपने कब्ज़े में कर लेंगे, वहाँ पे इंडस्ट्री लगाने में मदद मिलेगी, वहाँ पे हम एग्रीकल्चर की डिफरेंट जो है प्रैक्टिसेस वो कर सकते हैं। तो ओहायो वैली में जब पहुँचे, फ्रेंच पहले पहुँचे थे, ठीक है, ब्रिटिशर भी पहुँच गए। तो फ्रेंच ने नेटिव, वहाँ पे आपकी पावर होती है, जो नेटिव लोग उधर मौजूदा रह रहे हैं, लोकल बंदे जो हैं, वहाँ के साथ आपके साथ मिलते थे। फ्रेंच ने भी मिलाए, ब्रिटिश ने भी मिलाए, ठीक है। तो पहले इनकी 3 जंगें हो चुकी थी, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते थे, ठीक है। तो फ्रेंच ने जाके उधर अपना एक किला बनाना शुरू कर दिया, ठीक है, फोर्ट डुकेन,
DUQUESNE। जब इन्होंने अपना किला बनाना शुरू कर दिया तो ब्रिटिश का था रॉबर्ट डिनविंड, उसने अपने 21 साल के एक सिपा सलार को भेजा। इन्होंने लोकल बंदों को डेवलप करना शुरू कर दिया था, ठीक है। उनको सिक्योरिटी वगैरह, उनको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करते थे, अपने साथ मिलाते थे। जैसे हमारे बादशाह वगैरह और बहुत सारे लोकल जो यहाँ पे थे उनके दरबारी बने होते थे, जैसे बादशाह कहता था उनकी मानते थे। तो उस 21 साल नौजवान का नाम था जॉर्ज वाशिंगटन, जो कि फादर ऑफ अमेरिकन नेशन भी है। तो उधर जाता है, जाके रॉबर्ट डिनविंड को बताता है कि उन्होंने अपना फोर्ट वहाँ पे किला बना लिया है, ठीक है। तो जॉर्ज वाशिंगटन कहता है कि हमें भी वहाँ पे एक किला बनाना चाहिए। ये भी एक किला बनाते हैं जिसको फोर्ट नेसेसिटी का नाम देते हैं। जैसे हम पाकिस्तान में मार्शल लगाने के लिए डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी कहते हैं ना, वक्त की ज़रूरत है, तो उसने फोर्ट नेसेसिटी बनाया वहाँ पे। ये एग्जांपल आपको इसलिए देते हैं ताकि याद रखने में आसानी रहे, ठीक है। नेसेसिटी, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी तो आपके माइंड में है। तो उसके बाद फ्रेंच जो ज़्यादा थे उधर, उन्होंने इसके फोर्ट को अपने घेरा डाल लिया, ठीक है। घेरा डाल के अंदर काफ़ी लड़ाई हुई, कुछ बंदे मरे भी। उसके बाद उन्होंने सबको माफ़ कर दिया, जॉर्ज वाशिंगटन समेत, और सबको वापस भेज दिया कि जाओ आपको माफ़ किया जाता है, दोबारा लड़ने इधर ना आए, ठीक है। तो जो ब्रिटिश थे उन्होंने अपने एक्ट के ज़रिए जो लोकल थे डेलीगेट्स, लोकल बंदे थे 6-7 रियासतों के, उन सबको मिलाया। उन्होंने कहा हम आपके साथ अच्छे रिलेशन में रहेंगे, ठीक है। हमारे साथ मिल के ना फ्रांस को यहाँ से भगाओ। ब्रिटिश क्या है, ठीक है। ब्रिटिश को सारी बात है, अब लुमड़ी की चाल चलने में तो सबसे ज़्यादा आगे थे। सब्ज़ बाग भी दिखाए होंगे उनको, ये रूल हम आपको करवाएंगे, आपको हम नेवी की ट्रेनिंग दिया करेंगे, नेवी में भर्ती करेंगे, मिल के ट्रेड वगैरह चलाएंगे, ठीक है। इस तरह के लालच वगैरह दिए। तो उन्होंने लोकल ने कहा कि हम ठीक है, लोकल डेलीगेट्स ने मिल के फैसला किया हम ब्रिटिश जो हैं इनका साथ देंगे, ठीक है। तो पहली लड़ाई होती है ओहायो वैली में, ठीक है। उसके बाद ये जो प्लान बना है इसको कहते हैं अल्बाने प्लान, ALBANY। अल्बाने आई थिंक इज़ अ कैपिटल ऑफ न्यूयॉर्क। हर 50 रियासतें हैं। तो अल्बाने प्लान, जब लोकल जो नेटिव अमेरिकन थे उन्होंने ये फैसला किया कि हम ब्रिटिश को सपोर्ट करेंगे फ्रेंच के अगेंस्ट, ठीक है। तो ब्रिटिश और जो लोकल थे ये मिल गए, फ्रांस एक साइड पे रह गई। फ्रांस के साथ थोड़ा बहुत स्पेन जो था वो साथ दे रहा था, लेकिन वो इतना फ़ायदेमंद नहीं साबित। उसके बाद ओंटारियो लेक, लेक जॉर्ज, ठीक है, इन पे जाके इनकी लड़ाइयाँ होती हैं। आप डिटेल में जब इनको पढ़ोगे, ठीक है। सबसे जो बैटल होती है बैटल ऑफ क्यूबेक। अब ब्रिटिश ने काफ़ी ज़्यादा लोकल के साथ मिलके फ्रांस पे कब्ज़ा, जो उनके स्टेट्स थी वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया था। क्यूबेक जो एरिया आता है ये आता है जाके कनाडा वाली साइड पे, QUEBEC, क्यूबेक। वहाँ पे होता है इनका विलियम पिट जर्नल जो होता है, ठीक है। वो काफ़ी बहादुर बंदा था। उन्होंने ना ठीक ठाक अपने उनके 2000 से ज़्यादा शिप जो हैं वो तबाह किए फ्रेंच के, ठीक है। 9 से 10 हज़ार जो उनके सोल्जर थे वो मारे उन्होंने इधर क्यूबेक पे, ठीक है। और लास्ट बैटल होती है बैटल ऑन द प्लेन्स ऑफ इब्राहम, ABRAHAM, इब्राहम लिंकन भी जिसे हम कहते हैं, ये इब्राहम और है बैटल ऑफ अब्राहम। यानी कि जब वो इंडियन वार का सारा जिक्र आएगा ना आपके क्वेश्चन में, तो ये आपने पहले उनको रेफरेंस देना है कि यूरोप में उनकी 3 ये जंगें पहले हो चुकी थी, ठीक है। उसके बाद 7 ईयर वार जो कि शुरू हुई ओहायो वैली से, एंड देन ये फिर सारी फिर ये सारी बाकी स्टेप बाय स्टेप यानी कि इन वैलीज में होती है, ठीक है। वार्स को आपने 3 डिफरेंट वार्स हैं। एक ये वार्स की कौन कौन से मैदानों में हुई है, दूसरी वार इनकी होगी इंडिपेंडेंस की, और तीसरी वार है सिविल वार, वो भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे लड़ी गई है। इनके तीनों के आपने जो बैटल ग्राउंड्स है ना उनमें डिफ्रेंशिएट रखना है। अक्सर वो कहते हैं सिविल वार किन ग्राउंड्स में लड़ी गई है, 4-5 जगह थी। कुछ में जो सेपरेटिस्ट थे वो जीते हैं, कुछ पे जो नेशनलिस्ट थे कहते इकट्ठे रहना है वो जीते थे, ठीक है। और एंड पे जाके उठती है फिर 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस,
फ्रेंच यहाँ पे अपनी मेजोरिटी जो है खो चुका था, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका था। अब वो इतने रिसोर्स नहीं थे कि वो कॉलोनीज़ में अपनी निज़ाम को जारी रख सकता। ठीक, ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763, ठीक है, इसके मुताबिक जो है जंग बंदी हो गई। उन्होंने कहा ठीक है कि अब जो है ना हम वापस जा रहे हैं यहाँ से, स्टेट्स अपनी जो हैं, और सारी बात है जो स्टेट वो छोड़ के जा रहा है तो वो डायरेक्ट कंट्रोल में आ जाएंगी ब्रिटिश के। ठीक है, तो अब ब्रिटिश सिर्फ सोल पावर ऐसी है जो कि अमेरिका पे काबिज है 1763 तक। तो जाते जाते वो फ्रांस वाले एक बात कह के गए थे कि आपने जो लोकल लोगों को लड़ना सिखा दिया है ना, ठीक है, ये आपने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है, हमें भगा दिया यहाँ से। एक टाइम आएगा कि लोकल आपको भी यहाँ से भगाएंगे। जितनी आप सारी बात है, उनको तो पता था कि यहाँ से हम रॉ मटीरियल उठाते हैं, यहाँ से हम उनके एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट ये लेके जाते हैं, इन लोगों को तो हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक टाइम आएगा लोकल जाके इनको ब्रिटिश को भी भगाएंगे। ठीक है, 1763 तक जो है हिस्ट्री थोड़ी सी क्लियर हुई है अमेरिका की। ठीक है, अब सुबह के लेक्चर में हम करेंगे कि ब्रिटिश जब आया, ठीक है, उन्होंने अपने रूल को कैसे पावरफुल बनाया और क्या वजह बनी कि लोकल जो बंदे थे उनको इनके खिलाफ भी लड़ना